In today's video, we will be covering the most important topic as well as the most commented topic on my channel, that is how to score 180 out of 180 in physics, or what should be the perfect strategy that we should follow in physics to score well. So do watch till end. So hey everyone, this is Anuja Dhek and I secured 691 marks in E2G 2024 and in this year I'm getting admission into UCMS New Delhi. तो बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि फ़िज़िक्स कैसे करें, हमसे फ़िज़िक्स नहीं हो पा रही है. सो इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ टू सॉल्व फिज़िक्स और टू स्कोर वेल इन फिज़िक्स. सो इसके बाद तुम्हें आई एम श्योर और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. एकदम एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो में मैं 3 ब्रॉड फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगी. दैट इज़, एक तो माइंड सेट, देन द कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड देन स्पेशल टिप्स. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड सेट. योर माइंड सेट शुड बी 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स. दैट्स इट. माइंड सेट 150 प्लस, 120 प्लस, 100 प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, फिजिक्स में मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर मान लो 100 प्लस का टारगेट सेट कर दो कि आई विल स्कोर 100 प्लस एंड इट विल बी सफिशिएंट टू क्लियर नीट, देन एक्चुअल में 100 प्लस की ही तुम प्रिपरेशन करोगे और ज़्यादा आगे नहीं कर पाओगे. अगर पोटेंशियल भी होगी फिजिक्स में इससे भी अच्छा करने की, बट स्टिल यू विल बी लाइक कि 100 का ही तो टारगेट है, इससे आगे क्यों बढ़ना है. इसीलिए टारगेट फॉर ओनली एंड ओनली 180 आउट ऑफ 180. देन सेकेंड थिंग इज़ कि प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में, लाइक 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉप पर हो या मल्टीपल ड्रॉप्स ले चुके हो, कभी भी ये नहीं सोचना है कि फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अब मेरे से नहीं होगी. सबसे पहले फ़िज़िक्स का फोबिया अपने अंदर से कम करो, इनफैक्ट हटा दो. अदरवाइज़ फ़िज़िक्स नहीं हो पाएगी. फ़िज़िक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है. बायो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मान लो एक बार मेरा फोबिया आता है, देन देर आर हाई चांसेस कि मैं बाद में बायो पढ़ूंगी और मेरी ठीक हो जाएगी. बट फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार मेरा फिज़िक्स में फोबिया हो जाता है, देन उसके फोबिया को हटाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है. इनफैक्ट फिजिक्स के कारण ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था. आई सिक्योर्ड 608 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. उसमें बायो में मेरे 345 थे 360 में से. केमिस्ट्री में भी मेरे 155 160 समवॉट थे. बट फिजिक्स में मेरे 110 120 के अराउंड थे समथिंग. और फिजिक्स के कारण ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट पे. 610 कट ऑफ गया था, 2 मार्क्स से रह गई थी फिजिक्स के कारण. हेंस आई एम टेलिंग दीज थिंग्स. फिजिक्स का फोबिया हटा दो, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. अब बात करते हैं दी कंप्लीट स्ट्रैटेजी. अब 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, नो मैटर, तुम्हें लेक्चर ज़रूर अटेंड करना है किसी एक टीचर का, केवल किसी एक टीचर. मल्टीपल टीचर्स को फॉलो नहीं करने हैं. ऐसे नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर किसी से पढ़ लिया, देन सेकंड चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया. ऐसे कभी भी नहीं करना है. किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है. सबसे पहले अपने टीचर को सिलेक्ट करो, देन उन्हीं से ही पढ़ो और उन्हीं की नोट्स पूरे साल भर रिवाइज करना है, कब तक, जब तक नीट क्लियर नहीं हो जाता. देन सेकेंडली, जब लेक्चर हम अटेंड कर रहे होते हैं, क्या हमें एकदम कॉपी कर लेना होता है जो टीचर ने बताया? जब टीचर नोट्स लिखा रहे होते हैं, एकदम क्या हमें उनके नोट्स को पेस्ट कर लेना होता है अपने कॉपी पे? नहीं. जब टीचर नोट कर रहे होते हैं तब हमें अच्छे से समझना होता है कि आखिर वो कैसे समझा रहे हैं. राइट. लाइक बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते, और फिजिक्स में यही तो है. क्यों फिजिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है? उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. वो नहीं समझते हैं कि यार फॉर्मूले की कोई यूज़ नहीं है अगर तुम्हारे कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे. कंसेप्ट क्लियर करो तब जाके फॉर्मूले क्लियर होंगे. इसीलिए फॉर्मूले को केवल नोट करने में मत बैठ जाओ. देन जब टीचर क्वेश्चंस देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अप्रोच रहता है कि टीचर ने क्वेश्चन दिया, अब वो सॉल्व करेंगे, देन हम कॉपी करेंगे. ये भी एकदम गलत अप्रोच, और इसी अप्रोच के कारण स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बन जाती है. क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, घर में सॉल्व नहीं होता. क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टेस्ट में सॉल्व नहीं होता. यही रीज़न है, क्योंकि वो क्लास में केवल टीचर ने जो क्वेश्चन दिया उसको, उनके आंसर वो कॉपी कर लेते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं. इसीलिए जब टीचर क्वेश्चन देते हैं, देन वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम पहले उस क्वेश्चन को अप्रोच तो करें, सॉल्व करने की खुद से कोशिश तो करें, तब जाके हमारी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. अदरवाइज फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कभी नहीं हो पाएंगे अगर खुद से सॉल्व नहीं करोगे. देन इसके बाद मान लो खुद से सॉल्व करने की कोशिश मैं करी, बट स्टिल मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है. देन टीचर जब सॉल्व कर रहे होंगे तब देन मैं देखूंगी आखिर टीचर ने क्या अप्रोच लगाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो वो सोच रहे हैं आखिर मैं वो क्यों नहीं सोच पाई. तभी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड दिस थिंग हेल्प्ड मी अ लॉट इन क्लियरिंग माई कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स. अदरवाइज फिजिक्स मेरे लिए वॉज सिमिलर टू अ नाइटमेयर थिंग. राइट. बट क्यों मैंने एकदम अपने फिजिक्स टीचर के अप्रोच को इतने ध्यान से देख लिया कि एक तो मेरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, प्लस उनका ना एस्टिमेशन पावर बहुत अच्छा था, तो वो भी मैंने सीख लिया. तो उनको देखकर मेरा एस्टिमेशन भी काफ़ी बढ़िया बैठ गया.
इसीलिए अपने फिजिक्स के टीचर को एकदम उनका अप्रोच आराम से देखो कि वो क्या अप्रोच लगा रहे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद ही तुम खुद से करने की कोशिश करो। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन ऑफ नोट्स। अब बहुत लोग फिजिक्स में नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं ये सोच के कि यार फिजिक्स में नोट्स रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो क्लास में बहुत ही फोकस और अटेंशन से लेक्चर अटेंड कर ही लिया, अब तो नोट्स को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बट दिस इज़ व्हाट दे आर लैगिंग बिहाइंड, राइट। फिजिक्स में भी नोट्स रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले नोट्स को रिवाइज करो, इसके बाद ही क्वेश्चंस करना है। अब नोट्स को हमें 30 to 40 मिनट्स में एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, ऊपर ऊपर से नहीं करना, बिकॉज वो हम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रिविजन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर फर्स्ट टाइम रिविजन को तुम नेग्लेक्ट करते हो ना कि यार चलो फिजिक्स है ना, ये तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऊपर ऊपर फॉर्मूला देख लेते हैं एंड वील बी डन, देन फिजिक्स में तुम्हें यही प्रॉब्लम रहेगी, फिजिक्स तुम्हें समझ नहीं आ पाएगी। देन उसमें जब फॉर्मूले इसको कैसे रिवाइज करोगे, एक रफ पेज में सारे फॉर्मूले को लिखो बिना देखकर। अब जो फॉर्मूले तुम मिस आउट कर लेते हो देन उसको अपने नोट से देखकर 2 से 3 बार लिखो, ऐसे फॉर्मूले तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे। देन क्या तुम्हें केवल एक दिन फॉर्मूले रिवाइज करने हैं? नहीं, नेक्स्ट डे वापस से नेक्स्ट डे के जो फॉर्मूले वो तो तुम लिखोगे, प्लस जो तुमने आज के दिन पढ़ा वो भी लिखोगे। देन थर्ड डे, तीनों दिन के फॉर्मूले तुम्हें एक जगह लिखने हैं। देन वीकेंड में तुम्हें सारे फॉर्मूले जितने भी 7 डेज में तुमने सीखे सारे फॉर्मूले लिखने हैं, ऐसे करके फॉर्मूले याद रहेंगे। देन सेकेंडिंग और ग्राफ को अच्छे से नोट से देख के एनालाइज करोगे। लाइक स्लोप को तुम देख सकते हो, क्या रखे इसका स्लोप कैसे निकला, और ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट पर्सपेक्टिव से, इसीलिए तुम ग्राफ को तो मिस आउट कभी नहीं कर सकते, ग्राफ को भी अच्छे से एनालाइज करो। देन थर्ड थिंग, अब खुद को पढ़ाओ। कैसे? मिरर के सामने खड़े होकर खुद को तुमने आज जितना भी पढ़ा ना फिजिक्स में, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि लाइक पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये सब पढ़ा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये सब पढ़ा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये सब पढ़ा, सेकेंड लॉ में एक डेरिवेशन थी। एकदम अच्छे से तुम्हें ऐसे लगना चाहिए कि यार तुम खुद को पढ़ा रहे हो। अब क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो एक तो है तुम्हारी फेयर नोटबुक जिसमें क्लास के नोट्स तुम लिखते हो, देन एक प्रैक्टिस नोटबुक भी होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लाइक मॉड्यूल के PYQs एंड क्लास के क्वेश्चंस। उसमें टीचर ने जितने भी क्वेश्चंस कराए होते हैं उनको नोट करो, उन क्वेश्चन को, देन उसके खुद से आंसर करने की कोशिश करो। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्लस नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट मत करो। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर मॉड्यूल क्वेश्चंस, एज योर PYQs। क्लास नोट्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन उसको देखो कि यार आखिर टीचर ने कैसे सॉल्व किया है, क्या अप्रोच लगाया है, और पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग सकता है, और अगर इस क्वेश्चन को ठीक है पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व किया गया है, क्या इसी सेम क्वेश्चन का दूसरा अप्रोच लग सकता है, क्या इसी सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूँ, ये सोचने की कोशिश करो। जब तुम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होगे ना देन फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग करने से। बात करते हैं फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व फिजिक्स। इनफैक्ट नो प्रैक्टिस इम्प्लाइज नो फिजिक्स। फिजिक्स में प्रैक्टिस के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बेसिकली कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक तो जो टीचर ने होमवर्क क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो क्वेश्चन, देन कोई असाइनमेंट दी होती है तो उसको सॉल्व करनी होती है, एंड देन DPPs, देन मॉड्यूल क्वेश्चंस। अब मॉड्यूल को कैसे पढ़ना होता है एकदम डिटेल्ड गाइड मैंने दे रखा है अपने एक वीडियो में, सो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। देन हमें जब एक टॉपिक खत्म होता है उसके बाद एक तो DPPs, होमवर्क क्वेश्चंस, असाइनमेंट करने होते हैं, और मॉड्यूल से सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और खुद से करने सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ऐसे नहीं कि उनका आंसर देख लिया सॉल्व्ड एग्जाम्पल का, नहीं, खुद से करो। देन कोई एक्सरसाइज दे रखी है उस पर्टिकुलर टॉपिक में तो वो करना होता है, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं देन वो करना होता है। देन जब चैप्टर खत्म हो जाता है देन PYQs एंड अदर NCERT बेस्ड एक्सरसाइजेस, या फिर कोई हाई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 करके होता है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि NCERT में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक समरी इंपॉर्टेंट होती है और पॉइंट्स टू पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इस सभी नीट 2024 में कुछ समरी से ही क्वेश्चन आ गया था, एंड ऑब्वियसली कोई NCERT नहीं पढ़ेगा तब भी आंसर कर ही लेगा, बट हाँ NCERT के समरी से ही वो क्वेश्चन था। सो एक बार समरी और पॉइंट्स टू पॉइंट तो ज़रूर पढ़ो। देन क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल्स के सॉल्व करने हैं, एंड देन कोई ट्रू फॉल्स होगा, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको भी हमें सॉल्व करना होता है।
हालांकि जो एनसीईआरटी की थ्योरी होती है वो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन दोनों चैप्टर्स को स्पेशली एनसीईआरटी से तो तुम ज़रूर पढ़ो। देन मान लो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मुझे वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगता है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका मतलब क्वेश्चन तो सिंपल है बट उसका सॉल्यूशन बहुत ही टीडियस है करने में, मतलब मुझे 5 मिनट एकदम 10-15 मिनट लग जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देन एक तो वैसा क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो डिराइव करके फॉर्मूला कोई यूज़ हो रहा है उस क्वेश्चन में, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हो पा रहा है, डाउटफुल क्वेश्चन है। देन फर्स्ट 2 केसेस में मैं तो उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दूंगी क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन आ तो गया बट मे बी नेक्स्ट टाइम मेरे से ना हो। देन अगर डाउटफुल है या फिर क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, देन मैं उस क्वेश्चन को राउंड मार्क करूंगी बिकॉज वो क्वेश्चन तो नहीं आया ना मुझे। और फिर क्या मैं एकदम गूगल सर्च मार लूँगी? नहीं, गूगल सर्च नहीं मारूंगी, ना ही सॉल्यूशन देखूंगी तुरंत उसका। पहले तो खुद से एकदम अच्छे से करने की कोशिश करूंगी, तब भी नहीं होता है। देन अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती हूँ या फिर स्कूल जाती हूँ, देन मैं टीचर से पूछूंगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गूगल में सर्च मारते हैं ना, देन ऐसा होता है कि वी गेट एडिक्टेड टू इट, राइट। हमें मतलब तुरंत ही मन करेगा कि चलो गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल तो आंसर दे ही देगा, हमें ये हमारा अप्रोच रह जाता है और खुद से हम सॉल्व नहीं कर पाते काफ़ी क्वेश्चंस। बट हाँ, अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग जाती हूँ देन ऑब्वियसली मुझे गूगल का या फिर यूट्यूब का ही हेल्प लेना पड़ेगा। बट हाँ, डाउटफुल क्वेश्चंस को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाउटफुल क्वेश्चंस तुम्हारा डाउटफुल नहीं होना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या अगर डाउटफुल क्वेश्चन है ना देन राउंड मार्क तो कर देंगे बट कभी क्लियर नहीं होता उनका वो राउंड मार्क क्वेश्चन। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो क्लियर ज़रूर करो। देन इसके बाद जब मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ और मुझे उस चैप्टर की थ्योरी भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, मैं उसके बाद बनाऊंगी उसकी फार्मूला शीट। फिजिक्स में फार्मूला शीट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे फिजिक्स में, एक तो डिटेल नोट्स थे मेरे क्लास के दिन जो मैंने बनाए थे और फार्मूले शीट बनाए थे। तो उस फार्मूले शीट में मैं सारे फार्मूले इंक्लूड करूँगी, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ इंक्लूड करूँगी। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, देन उसको भी मैं उधर इंक्लूड कर लूँगी। लाइक पॉइंट्स टू पॉइंट में कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, देन उसको भी मैं फार्मूला शीट में ही इंक्लूड कर दूंगी। और फार्मूला शीट हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, 1-2 पेज की ही बनानी है मैक्सिमम, एंड दैट्स इट। सो ये मैंने बता दिया कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब मैं बताऊँगी कुछ स्पेशल टिप्स। देन स्पेशल टिप में सबसे पहले आते हैं कि क्वेश्चंस का क्या अप्रोच रहना चाहिए। सो क्वेश्चंस में अगर डायग्राम बनाना पॉसिबल है देन डायग्राम बनाकर ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। लाइक काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, एनएलएम का कोई क्वेश्चन है, देन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वेलोसिटी टाइप का क्वेश्चन है, देन उसमें भी डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम पॉसिबल है देन डायग्राम ज़रूर बनाना ही बनाना है कंपल्सरी। जब भी कोई क्वेश्चन है ना उसको उसमें देखो कि आखिर पूछा क्या गया है, मतलब क्या गिवन है टू फाइंड। देन इसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं ना पर्टिकुलर क्वेश्चन से, जितने भी फॉर्मूले मुझे आते हैं मैंने पढ़ रखे हैं, उन सारे फॉर्मूले को मैं सोचूंगी। देन नीट में ना कभी भी कोई क्वेश्चन जो तुमने फॉर्मूले पढ़े होते हैं उससे बाहर नहीं आता है। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। नीट 2024 इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर वन ऑफ द ईजिएस्ट नीट फिजिक्स। तो एक बार नीट 2024 का पेपर देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जब भी क्वेश्चन में ना मैं अंडरलाइन और हाईलाइट करनी पड़ती है, जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं लाइक नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, और जो निकालनी होती है उसको भी अंडरलाइन करनी होती है। दिस विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। देन सेकेंड टिप मेरा ये है कि देखो जब फिजिक्स में ना डेरिवेशन ऑब्वियसली नीट में नहीं पूछा जाता है, बट अगर फिजिक्स का कोई डेरिवेशन है ना देन उसे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेरिवेशन हेल्प अस टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद जब फॉर्मूले को तुम पढ़ोगे ना देन फॉर्मूले जल्दी जल्दी याद होते चले जाएंगे अगर डेरिवेशंस क्लियर होंगे, राइट। देन वी शुड फोकस मोर ऑन द बेसिक फॉर्मूले देन द डिराइव्ड वंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो कॉनिकल पेंडुलम होता है देन उसमें जो tan थीटा आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, राइट। अब ये फॉर्मूला बहुत लोगों को याद हो जाता है और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं हो पाता है। देन व्हाट आई सजेस्ट इज कि ये फॉर्मूला याद मत करो, इनफैक्ट बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स लगाकर बेसिकली से डिराइव करो। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी t cos थीटा इक्वल टू mg, सेकेंड इक्वेशन t sin थीटा इक्वल टू mv²/r। तो जब तुम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करोगे देन ऑब्वियसली सेम रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तो तुम ये बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके डिराइव्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देन हम यही सेम फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी आता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार आखिर ये जो थीटा है ना ये वर्टिकल से लिया गया है या हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया गया है। लाइक इस पर्टिकुलर थिंग ये वर्टिकल से लिया गया है। थर्ड थिंग, जैसे मोमेंटम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक तो
प्रॉपर डिराइव्ड फॉर्मूला होता है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करें लाइक इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके भी हम सेम फॉर्मूला में पहुंच सकते हैं, या फिर ये चीज़ यूज़ करें, या फिर फॉर्मूले को इतने बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस में कि फॉर्मूला एकदम हाथ पे सेट बैठ जाए और जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा फॉर्मूले को यूज़ कर लें। तो या तो फॉर्मूले को बहुत एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करो या बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक चीज़ याद रखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता होगा ना देन फॉर्मूले में तो तुम पहुंच ही जाओगे, बट अगर फॉर्मूला केवल याद करोगे देन एक तो कॉन्सेप्ट तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी, भूल जाओगे कॉन्सेप्ट कुछ टाइम बाद नीट तक, और कॉन्सेप्ट भूल जाओगे ना एक बार, फॉर्मूले भी कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना एंड देन फॉर्मूले को याद करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और मेरी थर्ड टिप ये है कि 11th क्लास में जो पार्ट 1 है फिजिक्स की, लाइक मैकेनिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिक्स, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। दे आर द इनफैक्ट इंटायर फिजिक्स के वो बैकबोन है। लाइक DNA का बैकबोन कौन बनाता है बताओ? शुगर एंड फॉस्फेट, राइट? वैसे ही फिजिक्स का बैकबोन बनाता है यही सारे चैप्टर्स। अगर ये तुम्हारे वीक हो गए ना, 11th पूरी बर्बाद, नीट बर्बाद, सब बर्बाद। इन चैप्टर्स को तो तुम्हें वीक नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, तुम मेनली फॉर्मूले याद करके नहीं कर पाओगे। लाइक स्टार्टिंग में ना जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने इनके सीधे फॉर्मूले याद कर लिए बिना कॉन्सेप्ट को समझे। देन मुझे नीट 2023 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके लिए ना जब 12th खत्म हुई और 1-2 महीना बचा था, फॉर्मूले भी भूल चुकी थी 11th क्लास के, और वन शॉट से मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग कहते हैं कि यार वन शॉट से ना 95% कवरेज हो जाती है। तो मैंने भी लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी देखा नीट के लिए, मैंने फिजिक्स वन शॉट से अपनी कंप्लीट करी, ये सोच के कि यार फिजिक्स में तो ना फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स का क्या। फिजिक्स में ना ठीक है फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बट विदाउट कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज यूजलेस, राइट? मैंने वन शॉट से किए बट मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं हुआ वन शॉट से करने का। एट द एंड मुझे कॉन्सेप्ट ही समझने पड़े अपने सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। इसीलिए मैं फिजिक्स में वन शॉट्स तो लाइक अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तब तो रिकमेंड कर सकते हो तुम, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सब भूल चुके हो, देन वन शॉट विल एक्चुअली रुइन योर प्रिपरेशन। तो डिटेल्ड लेक्चर्स ही तुम अटेंड करो। देन इसके बाद ये टिप मेरी रहेगी कि जब तुम फर्स्ट बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो देन टाइमर तुम मत सेट करो, मतलब 5-6 मिनट तुम्हें लग सकते हैं, बिकॉज तुम फर्स्ट बार ही तो कर रहे हो ना, तुम्हें पर्टिकुलर चीज़ का आइडिया नहीं था, तुम फर्स्ट बार कर रहे हो, तब बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएंगे, सिंपल, मेरे से भी नहीं हो पाए थे। उस चीज़ को टेंशन मत लो कि यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। बट जब फर्स्ट बार में तुम 5-6 मिनट करके खुद से करने की कोशिश करो, एकदम डीमोटिवेटेड होगी तो गूगल सर्च मत करो, खुद से करो जब तक तुमसे वो ना हो। जब एक बार हो जाए देन वापस से करो उसको, फिर टाइम लगा के सेट करो। ऐसे करोगे तो स्पीड भी तुम्हारी हो जाए। बाकी आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू स्पीड कैलकुलेशन इन फिजिक्स, सो उससे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यार आके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। बाकी फिर जब तुम रिवीजन के टाइम टाइमर लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट में तो टाइमर ही लगाकर ही करना है, और 1-2 मिनट में ही मैक्सिमम सॉल्व हो जाना चाहिए। इनफैक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जब तुम सेकंड और थर्ड बार में करोगे। और लास्ट टिप मेरी यही रहेगी कि फिजिक्स में ना बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑब्वियसली मैथ्स और फिजिक्स में कोई रिलेशन तो नहीं है, बट अगर बेसिक मैथ तुम्हारा क्लियर हो जाता है ना, तो बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, वो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक्स मैथ्स तो तुम्हें क्लियर करना है, बेसिक मैथ्स के बिना कभी भी फिजिक्स अप्रोच मत करो, बेसिक मैथ्स क्लियर करो। देन यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, मैंने भी कर दिया था, मत करो नेगलेक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करो। सो these are the all tips and I hope that you like this video, plus this video maybe added something important in your life and I hope कि अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर फिजिक्स के लिए क्या अप्रोच लगना चाहिए। So this was all about this video. Stay tuned for upcoming videos. If you have more queries then you may comment down in the comment box. Then और अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। I will surely make the video on it. Subscribe my channel, share it to your friends and thank you so much.